नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव और आज की इस कड़ी में एक बार फिर हाजिर हैं हम लेकर आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी जिसको सुनकर आपके जीवन में विज्ञान की जो मूल्य है, विज्ञान का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाएगा। हमने पिछले कार्यक्रम में बात की थी साइंटिस्ट डॉक्टर प्रसन्नता कुमार घोष के साथ और उनसे जाना था कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव विज्ञान क्या होता है और वो हमारे लिए किस तरह से कारगर साबित होता है। आज भी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर प्रसन्नता कुमार घोष और उनसे हम जानेंगे कि हेल्थ के अलावा बायोटेक्नोलॉजी हमारी फसल, हमारे पेड़ पौधों के लिए किस तरीके से काम करती है और विज्ञान की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रसन्नता कुमार घोष के साथ। डॉक्टर प्रसन्नता कुमार घोष, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बात की थी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, वो हमारे हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करती है, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से हमारी फसलें, हमारे पेड़ पौधे और हमें जो खाना मिलता है, जो हमारा भोजन होता है, वो किस तरीके से प्रभावित करता है या उसमें बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। क्या कहेंगे सर इस पर? खाने पीने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है। ये हम लोग अच्छा खाना अगर बनाने चाहते हैं तो पहले तो हमारा पेड़ पौधे ठीक होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए ताकि उसमें फल अच्छा बने। एक नंबर। 2 नंबर, सारे पेड़ पौधे में कई टाइम दूसरे चीज बनते हैं जो हमारा शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो जो चीज बनते हैं अगर उसको बारे में कोई प्रोटीन सब्सटेंसेस मोस्टली होता है जिससे हमारा एलर्जी होता है, तो वो अगर हमको पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट करता है, सब आदमी को तो नहीं करते, जिस चीज को करते हैं, तो ऐसे चीज को हम लोग स्टडी करके उसको जेनेटिक जो मेकअप है, जो पोर्शन से इसका उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आजकल जो नया एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको बहुत ही उपयोग होगा, जिसको हम लोग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसको ऊपर ये साल नोबेल प्राइज भी मिला है। वो टेक्नोलॉजी आजकल दवाई में और पेड़ पौधे में चारों तरफ इस्तेमाल होगा। तो इससे हमारा पेड़ पौधे का जो चीज हमारा नुकसान करता है वो हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक तरफ से पेड़ पौधे का पैदा हम लोग कराएंगे, दूसरे फल बना या पेड़ पौधे का जो पार्ट हम लोग खाने में इस्तेमाल करेंगे, उसका हम एंजाइम से उसको और पचनशील मतलब डाइजेस्टिव बना सकते हैं। तो डाइजेशन के लिए भी हम लोग को जो काफी एंजाइम बनाएंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग से अभी तो चालू हो भी गया है, अब आगे आगे और भी होगा। जी डॉक्टर घोष, आपने बताया कि जिस तरीके से खाने पीने में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, पेड़ पौधों में, फसलों में। सर, लेकिन अक्सर हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अक्सर आजकल की जनरेशन को एक ही बात बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो खाना ऐसा था, हमारे टाइम में खाना वैसा था। तो सर, ऐसा वो क्या खाना होता था जो उस टाइम पे तो अवेलेबल होता था, लेकिन आजकल के बच्चों को या हमें भी ये सुनने को मिलता है कि तुम लोग क्या खाते हो? तो क्या इस बात में सच्चाई है? ये एक्चुअली कुछ सच्चाई तो है। एक्चुअली हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसको हम मेन जो चीज होते हैं जिससे हमारा पुष्टि होती है, उसके एक चीज होता है कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मली हमारा कार्बोहाइड्रेट खाने में
60 to 80% होती है, और एक होती है प्रोटीन होता है नॉर्मली 12% से 18%, इसके बीच में रहते हैं। फिर एक तीसरे होता है ट्राइग्लिसराइड्स, तो उसका भी हमारा खाने में 10% से 16-17% इसी का अंदर में होना चाहिए। बाकी मिनरल, विटामिन, वेरियस अदर केमिकल्स होता है। तो अभी आजकल खाने को जल्दी पचने के लिए लोग स्टार्च वाला खाना बहुत बनाते हैं, जैसे मैगी बना लिया, जैसे डबल रोटी बना लिया। इसमें क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिफाइंड व्हीट फ्लावर। तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर क्या है, हमारे शरीर में जाते ही, पेट में जाते ही ये हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्रोडक्शन ज्यादा हो जाने से हमारा एक पर्टिकुलर फैक्टर है, उसको बोलता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो खाद्यों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पकड़ते हैं 100, उसको 100 पकड़ के बाकी को वो स्केल के हिसाब से हम लोग कम ज्यादा करते हैं। तो अगर जो खाद्यों में ऐसा खाना है जिसमें खाते ही हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, वो खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे लोग के लिए तो ठीक है, एनर्जी फूड खिला दिया क्योंकि उसका तबीयत बहुत अच्छा है, लेकिन उनका ऐसा प्रोसेस करने से उसका पैंक्रियास को भयंकर जोर पड़ता है, क्योंकि पैंक्रियास को इमीडिएटली ज्यादा काम करना पड़ता है जी। तो वो होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो खाना है अभी हम लोग जैसे बर्गर वगैरह खा लेते हैं, अच्छा खाना जल्दी से पच जाता है, खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि पहले जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि गोबर से भी खाद बनाते थे, पेड़ों में हम डालते थे और बहुत अच्छी जो फसल है वो करके बाहर आती थी। तो आजकल जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बहुत सारी चीजें हम फसलों में भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नजर आता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि भाई फसलें तो पहले भी होती थी और उनका खाना हमारे खाने से ज्यादा पौष्टिक होता था, तो क्या इस बात में फर्क है? इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको ना छोटे छोटे करके इसका जवाब देना चाहिए। बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, भगवान का जो राज्य है उसमें ना कोई चीज खराब चीज नहीं होती, सब चीज अच्छा होती है और सबका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इंसान के दुनिया में सारे चीज अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा है कि गोबर की खाद का मतलब ये है कि गोबर में बहुत एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया रहता है। तो नेचुरली गोबर में जो ऑर्गेनिक मैटर है, हमने जो आपको थोड़ा सा पहले एक रोज पहले इंटरव्यू में बताया था, जो अपने केरला में जो काम किया था मैंने कंपोस्टिंग करने के लिए, पीट को हमने कंपोस्टिंग किया था, उसमें हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए थे और उसमें ऑक्सीजन डालने की तरीका बनाए थे, उसी से हमारा फायदा मिला था। तो ऐसे यहाँ पे भी गोबर में जो माइक्रोब है, वो माइक्रोब को काम यही है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इसको ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और ह्यूमिक एसिड पेड़ पौधे के लिए मेटल आयन जमीन से उठाने के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो ये इससे जो सार बनती है, जो ऑर्गेनिक सार हम लोग बोलते हैं गोबर की खाद, ये बहुत पेड़ पौधे के लिए अच्छा होता है। जो अगर मान लो इसके बदल में आपने केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया, यूरिया दे दिया, फॉस्फेट दे दिया या पोटेशियम दे दिया, ऐसे जो चीज हम लोग बाहर से ज्यादा कंसंट्रेशन में दे दिया, इसमें पेड़ तो जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे का तरफ से जो खाना बनता है वो खाना में थोड़ा सा पहले जमाने का जैसा नहीं होता, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाहती थी आपसे, क्योंकि हम जब अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं तो हमने उनसे साइंस के बारे में जब जाना तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई। वहीं से ये निकल करके सवाल मेरे जहन में आया कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम लोग तो क्या खाते हो, हम लोग खाते थे खाना। तो सर, मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहती हूँ कि आप साइंटिस्ट हैं, आप हर किसी चीज़ में साइंस निकाल लेते हैं। अच्छा, जब आप घर में होते हैं या आपके आसपास जब बच्चे होते हैं तो सर आपके पास तो बहुत सारी स्टोरीज होती होंगी साइंस की सुनाने के लिए, तो कुछ आपको याद है बहुत इंटरेस्टिंग कभी आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो जो आप कभी नहीं भूलते? ऐसे कोई खास याद तो मतलब नहीं किया, लेकिन मैंने हमारा बच्चे लोगों को, ये लोग आजकल का बच्चे है ना, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कोका कोला पियेंगे, हम इनको इसका बारे में क्या तकलीफ है ये उनको बताते हैं। हमारे शरीर में विदाउट एनी रीजन आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो, अच्छी बात नहीं है। ज्यादा चीनी, बच्चे लोग ज्यादा चीनी खाते हैं, तो हम लोग मना करने से चुपचाप खा लेते हैं, उससे क्या होता है, मोटा तो हो जाता है, लेकिन उसमें मोटापा भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी तो खैर वो बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपन की बात कर रहा हूँ। तो चॉकलेट बच्चे लोग ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट खाने से भी तबीयत खराब हो जाते हैं, गला वाला में हमारा कुछ थायराइड निकलने में थोड़ा सा वो बैड रिएक्शन दैट हैपन। लेकिन आजकल के बच्चे लोग खा लेते हैं, और क्योंकि बड़ा स्वादिष्ट होता है
तो जो पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज में ना थोड़ा सा ध्यान पेरेंट्स को देना जरूरी है। तो हम लोग थोड़ा देते हैं बोल के थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि मान लो बच्चा चोरी करके भी खाएंगे तो पैसा तो हम लोग से लेंगे, तो हम लोग अगर घर में लाएंगे ही नहीं, कोक लाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा तबीयत ठीक रहता है। ये बात पॉइंट है। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमें अक्सर वो बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है। तो क्या कोई ऐसी फिल्में, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आप हमें बता सकते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित हो और समझने में सहायता दे हमारे लिसनर्स को या हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं? ऐसा है कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत सारे फिल्म बने हैं। मैं तो एक जमाना में खूब देखता था। बच्चे लोग अगर गूगल सर्च करे, वहाँ पे देखने चाहे तो बहुत ही अच्छे फिल्म है। हमको 2-4 जो याद है, जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, जुरासिक पार्क, क्लोनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो मर गया उसको कैसे क्लोन करेंगे वो सब दिखाया है पिक्चर में। तो इसे ब्रेड रोमन 2 2002 में बना था। ये म्यूटेशन के बारे में बताया है। तो ऐसे बहुत ही सारे मतलब ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में हमको जहाँ तक याद है 1996 में एक मल्टीप्लिसिटी बोल के एक फिल्म आया था। वो मतलब ये सारे इंटरनेट में मिल जाता है। और हमारे भारत में हमारा डीवीडी कई फिल्म बनाए हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं, वेरियस थिंग्स सब में। तो वो सब फिल्म अगर यूट्यूब में जाएंगे तो बच्चे लोग देख सकते। जो अगला सवाल है मेरा वो यही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी विकास रणनीति 2021 से 2025 शुरू की है। तो इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं, अगर वो आप हमें बता पाए तो। एक्चुअली हम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 1987 से काम किया। हमारा 86 में हमारा डिपार्टमेंट का स्थापना हुई थी। उस जमाना में राजीव गांधी ने इसको कराया था। और हमारा जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे रामचंद्रन, तो अच्छा साइंटिस्ट थे, वही हमारा पहले सचिव थे। उनका टाइम पे ये डिपार्टमेंट बना। तो हम लोग एवरी ईयर देश आगे कैसे बढ़ेगा उसका डॉक्यूमेंट बनाते थे। तो हम तो 2002 में रिटायर हो गए। तो ये जो अभी जो जिसको डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं 2021-2025 विकास रणनीति, ये जो बनाए हैं, ये इसका काम ये है कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कितना टर्नओवर होगा, ये हमने 19 में फर्स्ट पेपर हमारा इंडिया से आई थी 1993 में, एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल में मैं पब्लिश किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में हमको निमंत्रण मिली थी, तो वहाँ पे जाके एक भाषण दिया था, उसके वजह से पेपर हुआ। उसके बाद में 2008 में और एक पेपर पब्लिश किया कि हम लोग कहाँ पहुंचे। उसके बाद में मतलब जो हम लोग काम करते थे वो काम के ऊपर से हम लोग बोलते थे। इसके बाद में तो देखे होंगे कि 2019 में सरकार ने बताया कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी अभी काफी आगे पहुंच गए हैं। कुछ हिसाब का अनुसार वो बताते हैं कि करीबन 35 ऐसा कुछ बिलियन $US 2009 में हम लोग पहुंच गए थे। और ये 35 बिलियन $US टर्नओवर से जो 2025 में जो आप पूछ रहे हैं, ये 150 बिलियन $US हम लोग वो डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो 2025 में जब 150 बिलियन $US लक्ष्य में हम पहुंचेंगे, तब हमारा जो भारत का बायोटेक्नोलॉजी का जो हिस्सा करीबन 9.5% ऑफ द वर्ल्ड बायोटेक्नोलॉजी हिस्सा होगा। तो ये आजकल का जो हमारा हिस्सा है करीबन 3.5-4% करीबन है, यहाँ से काफी बढ़ जाएगा। बढ़ने की कारण ये है कि सरकार ने ना बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। तो विकास के जो मुख्य मुद्दे है, ये हम जो समझते हैं, स्वास्थ्य और दवाई में बहुत उन्नति होंगे, नया दवाई आएंगे। और कृषि और भोजन उद्योग में भी बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक चीज आएंगे। वातावरण में भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे वातावरण ठीक करने के लिए। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड बोले तो कोई भी जानवर या कोई भी प्राण, उसमें जीन कैसा है वो उसका क्रमांक को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कई सारे संस्था बनाए हैं ताकि हम पेड़ पौधे के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, जानवर के ऊपर बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी सार्स कोविड भी तो मतलब कोविड-19 का बहुत चल रहा है। तो कोविड-19 का हमारा सैंपल लेके हम लोग वहाँ पे इसका सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग से पता लगता है कि ये जानवर
क्या तकलीफ दे सकते हैं। तो ये इसका ऊपर बहुत ही आगे और चर्चा होगा। ये छोड़ के क्लिनिकल केमिस्ट्री के ऊपर हमारा काफी काम होगा। हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री में दूसरे लोगों को दवाई भी हम लोग बना देंगे। ये सब चीज करके ना हम 150 करोड़ की जो अभी ये टारगेट लगाया है, मेरे ख्याल में हम लोग पहुंच जाएंगे। जी, तो सर ये तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी भारत देश के लिए। जरूर, ये तो इसमें हमारा देश में बहुत नौकरी आएगी और हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे। जी, एक सवाल और है मेरा। आप बहुत लिखते हैं, बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं, आपके लेख हैं, विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाते हैं। लेकिन सर, जब आप शोध करते हैं और अपने आविष्कारों की बात करते हैं तो ये बड़ा एक खतरनाक सा विषय लगता है। लेकिन जो आपके शोध हैं या जीवन में क्या क्या शोध आपका हो रहा है, उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। ऐसा है कि बायोटेक्नोलॉजी का ना बड़े बड़े जो मतलब पार्ट्स है, मतलब डिवीजन है, तो 4 बड़े बड़े डिवीजन में हम इसको बांट सकते हैं। तो इसको हम पहले तो दवाई हम बोलते हैं। दवाई में मोस्टली हम पुनः संयोजक डीएनए जो टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होगा। उससे हम लोग जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर, रक्त उत्पादनकारी प्रोटीन, वेरियस वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सांस को भी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मीजल्स, माम्स वगैरह वैक्सीन, आदि सब वैक्सीन हम लोग बनाएंगे। तो इससे हमारा देश का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। बच्चे का डेथ बचपन में बहुत पहले मर जाते थे, तो बहुत कम हो जाएंगे और हम लोग का स्वस्थ एक भारत बनेगा। जी। बाकी कृषि में भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाएंगे, जैसे आपको पहले ही बताया। और इससे क्या होगा कि हमारा बहुत ही अच्छे पेड़ होंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसे करके हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग एंजाइम बनाएंगे। तो उसमें एंजाइम बनाने से ये फूड में जाएंगे, कंपोस्टिंग में जाएंगे। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम ही लोग पहले 1992 में हमने ये तय किया था कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हमारा एंजाइम नहीं है, इसलिए हमारा कपड़ा अच्छा साफ नहीं होता। तो 1992 में मैंने एक पेपर लिखा था। उसका 1993 में इससे हमारा देश में डिटर्जेंट में एंजाइम देना चालू हो गया। आजकल तो ये आम चीज हो गया, लेकिन आप समझ लो कि 1992 में हम लोग को पास एक भी नहीं था। आज तो बहुत है। ये सब चीज हमारा होगा। बायोफ्यूल होगा। बायोफ्यूल का मतलब है कि कहीं कृषि का जो चीज होगी, कहीं पेड़ पौधे से जो ऑयल आएगी, ऑयल से हम लोग बना लेंगे डीजल जैसे तेल, तो उससे हमारा फायदा हो गया। और बाकी जो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट का, एनवायरमेंट के हम लोग उसको ठीक ठाक करेंगे। ये सब चीज जो है, ये सब में हमारा उन्नति होगी। आपके साथ बहुत एक सार्थक चर्चा रही है सर, क्योंकि ये कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है और हमारे बाकी श्रोता जो से सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की जानकारी है। सर, आपने भी अपनी उम्र के एक पड़ाव को पार किया है और आप 2002 में रिटायर भी हुए। आप एक साइंटिस्ट हैं, जाने माने। भारत के लिए आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो जाते जाते एक छोटा सा संदेश क्या होगा सर हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो इसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम लोग भविष्य में देश को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी जो इसका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जिसको भगवान ने बनाया है, और भगवान ने इसको ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ही हमारा ये प्राण तैयार किया है। इसको जानकारी हमको धीरे धीरे मिलने की कोशिश करना चाहिए। जब कोशिश करेंगे तो हम लाइफ को और ही अच्छा बना सकते हैं। मेरा कहना है कि भाई, अगर ये हार्डवेयर को हम लोग अच्छा तरह से जान लिया, जानने के लिए हमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बुनियादी ढंग से काम करना पड़ेगा। और काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे एक जगह में पहुंचेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि भगवान कंजूस नहीं है। हमारा उम्र से हमने देखा कि अगर हम कड़ी मेहनत से काम करें तो भगवान हमको रास्ता भी दिखाता है। अगर रास्ता मिल गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारे देश का फायदा होगा। जी, डॉक्टर प्रसन्नता कुमार घोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से साइंटिस्ट प्रसन्नता घोष ने बायोटेक्नोलॉजी के फायदे हमें बताए और बताया कि कैसे भारत में विज्ञान का आने वाला भविष्य हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है,
अगर बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करें तो इसमें बेहतर स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दुनिया को बायोफ्यूल जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने हमें बताया, खाने की लागत कम उत्पादन ज्यादा खाना यानी कि लागत कम उत्पादन ज्यादा, कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल, पोषक तत्वों पर और विटामिन पर ज्यादा फोकस करना होता है। हम उम्मीद करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का अनुभव आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आगे भी इस कड़ी में आपको वैज्ञानिकों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे और उनसे जानेंगे कि विज्ञान हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारे संसार में क्या भूमिका निभाता है। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को कार्यक्रम अनुभव समाप्त करने की अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM